स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। वो केल्विन ने क्या कहा था, उन्होंने जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी थी उसके बेस पे स्केल है वो डेवलप किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो केल्विन स्केल है या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल है उसमें जीरो वैल्यू हम उस पॉइंट को असाइन करेंगे जहाँ पे सिंक का टेम्परेचर होगा। और सिंक का टेम्परेचर कौन सी, उसी सिंक का टेम्परेचर जहाँ पे हीट इंजन है वो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो, यूनिटी हो। तो उस स्केल को हम थर्मोडायनेमिक स्केल बोल रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी है वो क्या होती है और एंट्रोपी है वो पाथ फंक्शन है या फिर स्टेट फंक्शन है। जैसे कि प्रीवियस जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर हम कर चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। पाथ फंक्शन वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टेट फंक्शन वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी और एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल कंसिडर किया था। अगर लेट कर लिया कोई रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है वर्किंग बिटवीन two temperatures, two heat reservoirs, source and sink, where T2 is the temperature of the source and T1 is the temperature of sink. Then we already derived the formula of efficiency of heat engine or Carnot engine, that Q2 minus Q1 by Q2 will be equal to T2 minus T1 divided by T2। and this formula ये क्या था, efficiency का formula था दोनों ही, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये रिलेशन है फॉर ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल बिटवीन टू टेम्परेचर्स। हेयर T2 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड Q2 क्या थी, Q2 हीट अब्जॉर्ब थी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली किस टेम्परेचर पे, क्योंकि हीट इंजन या कार्नोट इंजन कहाँ से हीट अब्जॉर्ब करता है, सोर्स से, और सोर्स का टेम्परेचर क्या है T2। देन वी कैन से दैट Q2 इज द हीट अब्जॉर्ब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T2। एंड Q1 क्या थी, जहाँ पे जितना Q2 हीट अब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, कुछ उसको वर्क डन में कन्वर्ट किया और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसने सिंक को दे दी है, लोस्ट कर दी है। तो Q1 हीट लोस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T1। यहाँ आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जहाँ पे मैंने कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल डिस्कस किया था वहाँ पे हम इनिशियली स्टार्टिंग कंडीशन ही ये लेके चल रहे थे। कार्नोट साइकिल में जो मेन हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेके चल रहे थे और उस पर जो भी ऑपरेशन करवा रहे थे, जो भी चेंजेस करवा रहे थे, वो सब हम आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन पे करवा रहे थे। तो ये सारा डाटा जो हमारे पास आया था, ये रिलेशन कार्नोट साइकिल की, वो सब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल कंडीशन में थी। नाउ इक्वेशन 1 को हम कैन बी रिटन एज, इनको जो Q2 डिवाइड में दोनों के अलग अलग लिखेंगे तो Q2 बाई Q2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा। और हेयर Q1 बाई Q2 दैट इज़ 1 माइनस Q1 बाई Q2 will be equal to T2 by T2 1 हो जाएगा, माइनस T1 by T2। 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा Q1 बाई Q2 T1 बाई T2। यहाँ से अगर हम रिवर्स कर दें इसको हेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q2 इधर ले जाएं एंड हेयर देन Q2 बाई T2 विल बी इक्वल टू Q1 बाई T1। Thus we get the result Q2 by T2 will be equal to Q1 by T1। तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि जब Q2 बाई T2 इक्वल है Q1 बाई T1, इसी तरह Q3 बाई T3, Q4 बाई T4, तो एक तरह से Q बाई T है वो क्या आ गया मेरा, यानी कि कांस्टेंट है जब दोनों इक्वल है। तो Q बाई T, ये यहाँ से जो मेन रिजल्ट है हमारा कि Q बाई T कांस्टेंट है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है कोई, उसमें अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, Q मैंने जनरल रख लिया, Q हीट अब्जॉर्ब भी है यहाँ पे और हीट लॉस्ट भी है। तो फॉर एनी रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस हीट अब्जॉर्ब और हीट लॉस्ट डिवाइडेड बाय
at a particular temperature at which heat lost or heat absorbed is a constant quantity. Or we can also say that the heat absorbed for any process or for any thermodynamic process, we can say that the heat absorbed और लॉस्ट, चाहे हीट अब्जॉर्ब हो रही हो या फिर लॉस्ट हो रही हो, बट हो कैसे रही हो, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट लॉस्ट isothermally and reversibly is a constant quantity. क्लियर है नाउ? अगर हमने ये रिलेशन गेन की है, इस रिलेशन में Q2 क्या था, हीट अब्जॉर्ब था एट टेम्परेचर T2 एंड Q1 है वो क्या है, हीट रिलीज्ड है या फिर हीट लॉस्ट है एट टेम्परेचर T1. अगर मैं ये कहूँ, लेट कर लूँ कि Q1 है वो भी क्या है, हीट अब्जॉर्ब्ड है एट टेम्परेचर T1. अगर Q1 भी हीट अब्जॉर्ब्ड है एट टेम्परेचर T1, तो इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या था, Q1 मेरा यहाँ पे इस रिलेशन में तो लॉस्ट है. अब मैं बात कर रही हूँ Q1 अब्जॉर्ब्ड है, तो जस्ट लॉस्ट की जगह अगर मैं साइन है वो चेंज कर दूँ, माइनस का कर दूँ, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, हीट अब्जॉर्ब्ड. तो इक्वेशन सेकंड है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर Q1 अमाउंट है वो मेरी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली अब्जॉर्ब हो रही हो एट टेम्परेचर T1, देन इक्वेशन 2 कैन बी री रिटर्न एज. देयरफॉर इक्वेशन 2 को हमने कैसे लिख सकते हैं, Q2 by T2 will be equal to minus of Q1 by T1. Here in this relation Q1 क्या है, हीट अब्जॉर्ब्ड है एट टेम्परेचर T1. दिस इक्वेशन अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में Q2 by T2 Q1 by T1 इक्वल टू 0. यानी कि मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ इसको कि समीशन है वो Q by T है विल बी इक्वल टू 0, वेयर Q2 क्या है यहाँ, Q क्या है यहाँ पे, जस्ट Q2 भी अब्जॉर्ब ले रहे हैं हम, Q1 भी अब्जॉर्ब ले रहे हैं, यानी कि heat absorbed isothermally and reversibly, summation of the heat absorbed isothermally and reversibly divided by the temperature at which the heat absorbed is equal to 0. Now नेक्स्ट हमने क्या किया, एक साइकिल कंसिडर कर लिया, कोई भी रिवर्सिबल साइकिल ABA. अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम लेके चलूँ तो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ले लिया और ये मैंने कोई भी रिवर्सिबल साइकिल ले लिया है ABA और लेट कर लिया कि ये रिवर्सिबल साइकिल जो है, ये रिवर्सिबल साइकिल है, ये बहुत सारे कार्नोट साइकिल से बना हुआ होता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है. ये मैंने कई सारे यहाँ पे कार्नोट साइकिल है वो शो कर दिए. अगर मैं पाथ ABA के अलोंग चलूँ साइक्लिकली, तो अंदर की साइड देखें तो जो ये वाली लाइन है एक दूसरे को, ये एक तरह से जो कार्नोट साइकिल से दिखा रहे हैं ये लाइन से स्क्वायर में, ये जस्ट क्या है, ये ऑपरेशन सी तो है जो सिस्टम पे या प्रोसेस पे हो रही है. तो एक तरह से अगर ये सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो हमारा जो पाथ है वो क्या बचेगा, इनसाइड जस्ट ये पाथ, क्योंकि आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन तो है वो तो कैंसिल आउट कर रही है. तो हम ये देखेंगे कि एक तरह से जिगजैग पाथ है वो फॉलो हो रहा है और वो जिगजैग पाथ है ऑलमोस्ट क्लोजली है. सिंपली अगर हम चलें A से स्टार्ट करें B और B से A, इस सर्कुलर पाथ की तरह. जैसे जैसे कार्नोट साइकिल है वो बहुत छोटे कर दें, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज कर दें तो ये जो जिगजैग पाथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा हमारे पाथ AB के अलोंग और इधर फिर BA के अलोंग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाएगा. तो ये हमने अभी डिराइव किया हुआ है कि किसी भी कार्नोट साइकिल के एक साइकिल के लिए, ईच साइकिल के लिए ये रिलेशन होती है कि समेशन ऑफ Q by T विल बी इक्वल टू 0 वेयर हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हो तो बहुत सारे साइकिल होंगे, तो लेट कर लिया कि जो स्मॉल हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो रही है, लेट कर लिया डेल्टा Q. तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए रिलेशन है वो क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ डेल्टा Q बाय T विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गई है, फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल समेशन ऑफ डेल्टा Q बाय
T will be equal to 0। वेल डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है हीट की जो अब्जॉर्ब, क्योंकि क्यू हम इस रिलेशन में भी स्टार्टिंग से अब्जॉर्ब्ड अमाउंट लेके चल रहे हैं। डी तो डेल्टा क्यू है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है दैट इज हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूँ, ये जो पूरी टर्म आई है हमारी, ये किसके लिए आई है? इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए आई है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि लेट कर लिया हर एक साइकिल में डेल्टा क्यू हो रही है, तो टोटल इनफाइनाइट नंबर में क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी, और वो 0 के इक्वल है। अगर मैं लेट कंसिडर कर लूँ इस पार्ट को, जो टोटल आया है इसको मैं डिवाइड कर लूँ A से B और B से A तक, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? हियर वी कैन राइट समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इज द हीट अब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली will be equal to summation of delta q by t। ये कहाँ से कहाँ तक है? डेल्टा क्यू बाई टी पहले मैंने ले लिया A से लेकर B तक जो साइकिल है वहाँ तक, प्लस में दूसरा पार्ट यानी कि दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया B टू A, क्योंकि रिवर्सिबल है। A से हमने शुरू किया, B पहुँचे, B से हमने शुरू किया, फिर से हम दोबारा A पर आ गए, देन डेल्टा क्यू बाई टी। और ये समेशन है वो किसके इक्वल है? फ्रॉम हेयर दिस समेशन विल बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से ये पूरी रिलेशन अगर 0 के इक्वल आ गई है, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट समेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाय टी फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ डेल्टा q by t from B to A। Here this relation is can be अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से जस्ट समेशन है, यहाँ से इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ समेशन अगर इक्वल है, यहाँ से लिख सकती हूँ कि Q बाई टी जो क्वांटिटी, क्योंकि Q बाई टी से हमने यहाँ समेशन निकाला था, समेशन को उठा के अगर एक टर्म की बात करूँ सिर्फ चेंजेस की, हीट अब्जॉर्ब की, तो Q बाई टी है कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर B तक, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाय टी B टू A। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गई है। हेयर दिस इक्वेशन को मैं नेमिंग दे सकती हूँ इक्वेशन 5, क्योंकि 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। दिस इज़ इक्वेशन 5। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो Q बाय टी कोई क्वांटिटी है और Q बाई टी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये हम इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। Q बाई टी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी A बाय B से अगर हम चलें, और चाहे हम B से A चलें, तो वो क्वांटिटी है वो सेम रहती है, मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहाँ पे जस्ट साइन हो रहा है क्योंकि हम पाथ है वो रिवर्स चल रहे हैं, यहाँ पे A से B, यहाँ B से A। तो यहाँ से हमें ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी Q बाई टी है या टोटल वैल्यू है क्वांटिटी Q बाई टी की, वो क्या है? चाहे पाथ A से B हो या फिर पाथ B से A हो, या फिर हम इक्वल होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है Q बाई टी फॉर द पाथ A टू B इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी Q बाई टी फॉर द रिवर्स पाथ दैट इज B टू A। इट मीन्स जो क्वांटिटी है Q बाई टी, चाहे पाथ A टू B हो चाहे पाथ B टू A हो, उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सेम है। यानी कि Q बाई टी है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दैट इज सिर्फ A और B पॉइंट पे डिपेंड करेगी। पाथ चाहे हम A से B जाएं या B से A जाएं, किसी पाथ पे फॉलो नहीं करेगी, इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ऑब्वियसली यहाँ से ये हुआ कि Q बाई टी है वो क्या है? किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी या फिर कोई थर्मोडायनेमिक फंक्शन में कोई चेंजेस की वैल्यू बता रहा है, जो कि चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ A एंड B पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। और उन A और B पॉइंट पे डिपेंड करके भी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। तो इस Q बाई क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, इस क्वांटिटी को हम है ये क्या बता रहा है? ये एंट्रोपी
में चेंज बता रहा है कि एंट्रोपी चेंज है किसी थर्मोडायनेमिक फंक्शन का या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, वो किसके इक्वल होगा, Q/T के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस रिलेशन को, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं सिंबल S से। तो यहाँ एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं। लेट कर लिया एंट्रोपी है एट पॉइंट B है वो SB है, और एट पॉइंट ए है वो SE है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे एंट्रोपी, हियर वी कैन डिफाइन एज द चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू Q/T। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बता रहा है डेल्टा S रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम इनगोइंग पोजीशन A टू B। जब हम A इनिशियल से B फाइनल स्टेट में जा रहे हैं उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, Q/T का। तो यहाँ हम एंट्रोपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, और वी कैन से दैट एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच डजंट डिपेंड्स अपॉन पाथ, और वी कैन से दैट एंट्रोपी इज ए thermodynamic function which is a state function, or the change in the value of which can be given as the amount of heat, that is Q, heat absorbed reversibly and isothermally in going from initial से final state divided by the absolute temperature at which the heat absorbed। it means ये क्या है कि एंट्रोपी है वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। और उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन यानी कि एंट्रोपी के अंदर चेंज है वो इक्वल होगा कि उस फंक्शन में या उस कोई पाथ हम कवर कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन A से B पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी हीट लेनी है हमें जो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली हो रही हो। वो हीट अब्जॉर्ब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय वो अब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे वो हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्वांटिटी है वो चेंज बताएगा उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन में, और उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। नाउ एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी अगर स्टेट फंक्शन है इसका मतलब अगर हम कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हैं या फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगा, जैसे एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं इसका मतलब चाहे हीट रिवर्सिबली हो रही हो या फिर इरिवर्सिबली हो रही हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंट्रोपी में चेंज है वो तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने जो ये सारी रिलेशन डिराइव की है ये स्टार्टिंग में हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली हो रही है। तो रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली हो रही है तो इस इक्वेशन जो मेन इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन में हम सिंपल क्यों नहीं लिख सकते ये रिलेशन किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल हीट के लिए। इरिवर्सिबल का अभी तक हमें नहीं पता है, तो इस इक्वेशन को मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि चेंज इन एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो हम इसकी रिलेशन है वो क्या होगी, क्यों रिवर्सिबल, क्योंकि बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस की ये रिलेशन है तो क्यों रिवर्सिबल यानी कि हीट अब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द हीट अब्जॉर्ब्ड, तो ये वैल्यू देगा चेंज इन एंट्रोपी। कई बार क्या होता है कि एंट्रोपी में चेंज है वो बहुत स्मॉल आता है, तो वेरी स्मॉल चेंज दिखाने के लिए मैं क्या दिखा सकती हूँ, यहाँ पे DS भी लिख सकती हूँ। तो ये DS के लिए रिलेशन है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में लिख सकती हूँ क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। तो दिस इज़ ऑल तीनों रिलेशन है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज है उसमें, उसके लिए हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस रिलेशन से अगर मैं यूनिट्स डिराइव करूं तो एंट्रोपी की क्या यूनिट होगी। अब जैसे एंट्रोपी की यूनिट है यहाँ पे आप देख रहे हो एंट्रोपी Q/T यानी कि हीट अब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। मेनली हीट है वो किस में होती है, अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो हीट कैलोरी में, और टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो
अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से आप तीनों रिलेशन में देख सकते हो। एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, जस्ट हीट अब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि हीट बाय टेम्परेचर। हीट किस में होता है, आइदर कैलोरी और जूल में, और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एंट्रोपी के जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, कैलोरी पर केल्विन, या फिर जूल, अगर हीट अब्जॉर्ब्ड वो जूल में है तो जूल पर केल्विन। लेकिन ये हमें पता है कि एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो उस सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस या सिस्टम की अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। अब एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। अब हम ये पूरा बेस जो ये रिलेशन है ये किस पे, कार्नोट साइकिल के बेस पे निकाला है, और कार्नोट साइकिल्स में हमने जो ली थी अमाउंट वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली थी। तो ये जो हमारी रिलेशन आई है ये पर मोल के लिए आई है। तो एंट्रोपी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिट मैं लिख सकती हूँ। अगर कैलोरी में हीट हम ले रहे हैं तो कैलोरी में ले रहे हैं, देन कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यानी कि 1 मोल के लिए बात आई है। अगर जूल में है देन वी कैन राइट जूल पर केल्विन पर मोल। तो दिस इज द यूनिट फॉर एंट्रोपी। नाउ नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंजेस। हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए, और एंट्रोपी चेंजेस during spontaneous non-spontaneous process, so that we will discuss in next lecture. Thank you.